सिंपल शब्दों में ये एक टूल है। असेस कर रहे हैं इसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, और कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनको सस्टेनेबली यूज करें। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, असेस करना है हमें पोटेंशियल एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इस वीडियो में हम हर एक एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू EIA कवर करेंगे। If you are preparing for UPSC or any other exam conducted by UPSC or state level PSCs and looking for preparing this topic, then this video is for you. इसके बाद आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आखिर होता क्या है। सिंपल शब्दों में ये एक टूल है। असेस कर रहे हैं इसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, और कोशिश करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं, और अगर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो उस प्रोजेक्ट को करें ही ना, उसे शेल्फ कर दिया जाए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डेफिनेशन है, इट इज अ टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट prior to starting it, prior to making the decision whether to go ahead with that project or not. और इसको ना हम सिंपल शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हमें EIA चाहिए। बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनको सस्टेनेबली यूज करें। तो EIA भी हमें उसी को करने में हेल्प करता है। अगर कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लॉइट करेगा रिसोर्सेज को, तो उस प्रोजेक्ट में कैसे उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, वी हैव टू डू दैट। एंड इफ इट कैन नॉट बी डन, अगर उस प्रोजेक्ट में पॉसिबल ही नहीं है कि हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कम कर पाए या रोक पाए, तो हम उस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड EIA। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देखो असेस करना है हमें पोटेंशियल environmental, social and economic impacts of a proposed project before that project has started, before the decision to start that project has been taken. अब सिंपल है, डिसीजन मेकिंग और environmental protection या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया जाता है वाया EIA। और जो EIA का प्रोसेस है ना, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक कंसल्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. So it promotes public consultation, public participation, transparency, and it also promotes NGOs, environmental activists to be a part of decision making process. And last में ना, ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो बता ही देगा, उनको मिनिमाइज कैसे करना है उसके बारे में भी बात हो जाएगी. Also, if that project is causing a lot of problems, ये ऑल्टरनेटिव्स भी प्रपोज करके आपको देता है. दिस प्रोसेस ऑफ EIA ऑल्सो विल प्रपोज ऑल्टरनेटिव्स. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA. उसके बाद अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, इंडिया में नहीं, ओवरऑल ऑल्सो. सो इट ऑल स्टार्टेड इन द 1970s. 1970s में USA में नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड. 1969 में नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन USA, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसका पार्ट था. तो 1970s में ना एक तरह से हम कह सकते हैं कि EIA का जन्म हुआ. उसके बाद सो इट वॉज लिमिटेड टू USA. देन व्हाट हैपेंड, 1989 में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अगर आप वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हो फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, है ना, तो जो कंट्री पैसे ले रही है, पैसे बोरो कर रही है, उसको EIA करना मैंडेटरी है. सो इट वाज टेकन टू द ग्लोबल लेवल बाय वर्ल्ड बैंक कि वर्ल्ड बैंक से अगर आप पैसे बोरो कर रहे हो फॉर एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तो उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का EIA करना मैंडेटरी है. सो USA में शुरू हुआ, फिर वर्ल्ड बैंक टुक इट टू द ग्लोबल स्केल. अगर हम इंडिया में बात करें, देखिए इंडिया में ना 1970s में अगेन 76-77 में प्लानिंग कमीशन होता था. अब वो प्लानिंग कमीशन ने ना
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिंपली ये बोला था कि जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, उनके लिए हम एक एनवायरमेंटल असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करें। तो एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन था, एक सिंपल सा आप लगा लीजिए डायरेक्टिव था। इट हैड नो लीगल, नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। प्लानिंग कमीशन ने डीएसटी को बोला कि जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी उनका असेस करना शुरू कर दीजिए, राइट। उसके बाद 1994 में ये जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही लेना है, एंड इट वाज मेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। अगेन नो लीगल बैकिंग अभी तक, ठीक है। 1994 में क्या हुआ? 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अंडर द ईपीए 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने EIA नोटिफिकेशन का प्रोमलगेशन किया, EIA नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उस नोटिफिकेशन के शेड्यूल 1 में जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन थे उन सबके लिए EIA मैंडेटरी हो गया, उन सबके लिए EIA मैंडेटरी हो गया। सो 1994 में EIA गॉट अ लीगल बैकिंग। उससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, राइट, वही जैसे पीसी ने बोला था स्टार्टिंग में डीएसटी को, एंड देन इट वाज जस्ट ब्रॉट इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में क्या होता है, कभी ले लिया कभी नहीं लिया, और अगर नहीं लिया तो कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं है, कोई पेनलाइजिंग मेजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। सो दैट इज देयर। सो लीगल बैकिंग 1994 में आई। So we had a notification of EIA in 1994, जिसके शेड्यूल 1 में जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन थे उनके लिए EIA was mandatory। फिर 2006 में एक नई EIA नोटिफिकेशन आई for 29 categories of developmental activities exceeding the investment of 50 CR and above, right। Again ये भी जो है ये शेड्यूल 1 में ही mentioned है of EIA notification of 2006। अभी रिसेंटली 2020 में भी नोटिफिकेशन आया, बट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। क्यों? हम आगे देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा। सो कंक्लूजन में अगर हम बात करें EIA का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, देखो सबसे पहले लीगल तो हमने बात कर ली, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, है ना, ये हमने बात कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उन इश्यूज हैं या टॉपिक्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल से वो रिलेटेड है। एक हमारा DPSP है, आर्टिकल 48A, which states that state shall protect and improve the environment, right, article 48A। और दूसरा हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है 51AG, जो कि कहती है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। तो वहीं से EIA भी आता है, और लीगल बैकिंग वी हैव स्टडीड, राइट। सो दैट इज देयर। उसके बाद ना एक और, बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू द डिटेल ऑफ द EIA प्रोसेस, आप एक चीज समझो, एक्सपर्ट कमेटीज बनाई गई हैं जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, एंड दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट्स इन अ बेटर वे। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटीज है, इनका ना एडवाइजरी रोल होता है, जो गवर्नमेंट्स को एक बताती हैं कि वेदर वी शुड गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट और नॉट, राइट। तो वी हैव एक्सपर्ट कमेटीज फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा डेवलपमेंट एंड मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। अब ये एक्सपर्ट कमेटीज कहाँ आती हैं इस पूरे EIA प्रोसेस में, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द EIA प्रोसेस। सबसे पहले ना जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ना कैटेगरी A और कैटेगरी B में डिवाइड किया गया है। जो कैटेगरी A है, दे रिक्वायर नेशनल अप्रूवल, ठीक है, इनको नेशनल लेवल पे अप्रूवल चाहिए, और कैटेगरी B को स्टेट लेवल पर अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अब जो कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स है, दे रिक्वायर द अप्रूवल और द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, राइट। सो कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिनको नेशनल लेवल पर अप्रूवल चाहिए, नेशनल लेवल पर वो ऑपरेट करते हैं, तो नेशनल लेवल पर ही उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होगा। एंड कौन देगा क्लियरेंस? सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। और इन प्रोजेक्ट्स का, कैटेगरी A प्रोजेक्ट्स का
अप्रेजल कौन करता है, इनको देखता कौन है, इनका इम्पैक्ट असेसमेंट कौन करता है? इट इज डन बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज। इट इज डन बाय एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज। अब जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स है उनको स्टेट लेवल पर क्लियरेंस चाहिए, तो उनको क्लियरेंस कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। हर एक स्टेट की अलग होगी। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और यूटी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी अप्रूवल देगी। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। अगर आप बोलो EIA कौन कर रहा है? EAC और SEAC आर डूइंग द EIA। फिर वो अपनी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एनवायरमेंट क्लियरेंस देते हैं, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू नो। जो हमने अभी एक्सपर्ट कमेटीज की बात करी ना, वो एक तरह से एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटीज को ही एडवाइज करते हैं और उनके बेसिस पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अप्रूवल देगी, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द कैटेगराइजेशन, राइट? सो कैटेगरी हमें क्लियर हो गई, दो कैटेगरीज होती हैं, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। उसके बाद दूसरी चीज है, देयर आर 4 प्रोसेसेस और 4 स्टेजेस। पहला स्टेज है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? आप डिसाइड कर रहे हो कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसे EIA चाहिए या नहीं चाहिए। आप स्क्रीन कर रहे हो कि उसे EIA चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है हर एक प्रोजेक्ट को EIA चाहिए होगा, है ना? तो वो पार्ट है स्क्रीनिंग का। अब जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैंडेटरी EIA करना ही करना है, ठीक है? तो उनमें स्क्रीनिंग नहीं होता। लेकिन जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स है उनमें स्क्रीनिंग होता है एंड दे आर डिवाइडेड इनटू B1 एंड B2 प्रोजेक्ट्स आफ्टर स्क्रीनिंग। B1 का मतलब है कि EIA मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है, B2 का मतलब है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो स्क्रीनिंग मेक्स मोर सेंस इन कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स और वो होता भी कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स में ही है। देन सेकेंड जो स्टेप है वो है स्कोपिंग। स्कोपिंग होता है कि आप ना स्कोप डिसाइड कर रहे हो प्रोजेक्ट का, कि आपको क्या क्या असेस करना है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आपको क्या क्या असेस करना है, कितने टाइम में असेस करना है, राइट? सो इट एक्चुअली डिवाइजेस द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, दैट इज स्कोपिंग। थर्ड स्टेज इज पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन में क्या होता है? जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जिन पे इम्पैक्ट आएगा उनको टाइम दिया जाता है एंड उसके बाद पब्लिक हियरिंग होती है, राइट? 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन के बाद पब्लिक हियरिंग होगी, तो आप अपने ग्रीवेंसेस जो भी आपके कंसर्न्स हैं वहां पर बता सकते हैं। यहां पर जो एनवायरमेंटल NGOs हैं और जो हमारे पास एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So first is screening, scoping, public hearing और public consultation and finally you have the appraisal. Appraisal में क्या होता है? जो expert appraisal committee है या state expert appraisal committee है वो अपनी recommendations देती है to the central और the state government respectively. उसके बाद उनका डिसीजन है, डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अप्रेजल में बस वो बताएंगे कि हमारे हिसाब से ये पॉजिटिव इंपैक्ट्स है, ये नेगेटिव इंपैक्ट्स है, राइट? इनको कम ऐसे किया जा सकता है, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। That would be provided by the appraisal committees. उसके बाद डिसीजन लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इन केस ऑफ कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स और कैटेगरी B1 में स्टेट गवर्नमेंट का काम है, राइट? सो दीज आर द 4 स्टेजेस। और अगर हम EIA प्रोसेस को डिफाइन करें ना तो टोटल 8 स्टेजेस बनते हैं, बट हमने इजी कर दिया है 2006 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो अभी हमने 4 स्टेजेस डिस्कस किए। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग तो आपको पता ही है। उसके बाद ना बेसलाइन डेटा कलेक्ट किया जाता है। बेसलाइन डेटा है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसका जिस चीज पे भी इंपैक्ट होगा, सपोज वाटर पोल्यूशन वो कॉज करेगा, तो किसी वाटर बॉडी पे आप देख लोगे कि बेसलाइन में इतने पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे कंपैरिजन हम कर सकते हैं, राइट? सो बेसलाइन डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स को कैसे मिटिगेट करना है, कैसे कम करना है, वो प्रिडिक्ट किया जाता है, वो बताया जाता है। देन यू हैव पब्लिक कंसल्टेशन, EIA रिपोर्ट प्रिपरेशन, अप्रेजल एंड डिसीजन। तो कई कई जगह पे ना ये 8 स्टेज प्रोसेस की तरह भी इसको आप लिखा हुआ पा सकते हो, बट जो ये 4 प्रोसेसेस है जो हमने यहाँ पे पढ़ी, ये हमें 2006 की नोटिफिकेशन में दी गई है।
राइट। पब्लिक पार्टिसिपेशन अगेन इज मैंडेटरी फॉर A and B1 प्रोजेक्ट्स, क्योंकि B2 के केस में तो EIA होता ही नहीं है। 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है बिफोर द हियरिंग ऑफ अ EIA प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। कंडक्ट कौन करता है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। एंड आइडिया यही है कि लोगों को अगर उनके लोगों के कोई भी कंसर्न्स है, कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो हमें पता चल जाए। दूसरी चीज़ ये है, इन्वायरमेंटल NGOs और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का रोल यहाँ पर बहुत उभर के आता है, बिकॉज वो कंसर्न्स को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और उन्हें बता भी पाते हैं, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन एक्चुअली टेक द हेल्प ऑफ दीज पीपल ऑल्सो। जैसे ना एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास ना ओडिशा में there was a company Vedanta Odisha Mining Corporation Limited, जो नियमगिरी हिल्स में ना बॉक्साइट की माइनिंग करना चाहते थे। बट अ लॉट ऑफ NGOs लाइक सर्वाइवल इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल गॉट इन्वॉल्व्ड, और दौंदरिया कोट वहाँ पे PVTG ग्रुप है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। उन सबके पब्लिक कंसल्टेशन के बाद ना ये डिसाइड हुआ कि ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं है, एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, एंड इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसे शेल्फ कर दिया। तो द रोल ऑफ एनवायरमेंटल NGOs एंड एक्टिविस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन दिस प्रोसेस, राइट। अब मैंने आपको बताया कि जो शेड्यूल 1 में ऑफ EIA नोटिफिकेशन में प्रोजेक्ट्स मेंशन है, उनके लिए इट इज मैंडेटरी, बट देयर आर सर्टेन एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। जैसे अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स छोटे हैं, 25 मेगावाट्स तक है, तो उनके लिए EIA करने की जरूरत नहीं है। छोटे और मीडियम सीमेंट प्लांट्स, ठीक है, डाई और डाई इंटरमीडिएरीज में अगर MSMEs हैं, इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट्स हैं, एरियल रोपवेज है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में, सो इनके लिए EIA इज एग्जेम्प्टेड। तो इस लिस्ट को भी ना जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड अबाउट दिस लिस्ट अगेन। देन नेक्स्ट हम आते हैं इंपॉर्टेंस पे। अभी तक हमने क्या समझा? EIA होता क्या है, UNEP की हमने डेफिनेशन देखी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIA, राइट? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैकिंग है, क्या कैसे इवॉल्व हुआ EIA, एंड देन द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ EIA. Now we will come to the importance and the criticism of the present EIA process. Importance तो I think everyone knows. Schedule 1 of the notification, EIA notification में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए EIA मैंडेटरी है। अगर ना उन इंडस्ट्रीज को हम सिर्फ एक्सपैंड करना चाहते हैं या मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो भी EIA इज मैंडेटरी, राइट। और दूसरी चीज क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को ये अर्ली स्टेज में प्रिडिक्ट कर देगा, उस कारण हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनको मिटिगेट कर सकते हैं, एंड अगर वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स कर रहा है तो उसे शेल्फ करके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी जा सकते हैं। Another important thing is that it actually enables multi-stakeholder involvement. आपके पास गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, लोकल पीपल आर इन्वॉल्व, पंचायत आर इन्वॉल्व, पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, राइट, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट को प्रमोट करता है, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, एम्पावर्ड डिसीजन मेकिंग, राइट, एंड इट इज ऑल्सो इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स व्हिच आर इंश्राइन्ड इन द रियो समिट ऑफ 1992। तो काफी फायदे हैं इसके, बट क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म को ना हम दो में डिवाइड करते हैं, प्रोसीजरल इश्यूज जो बाय वर्च्यू ऑफ प्रोसेस हैं, कि प्रोसेस ही ऐसा है कि ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे, एंड द सेकेंड इज स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो प्रोसीजरल इश्यूज को तो फिर भी हम कम कर सकते हैं अगर हम प्रोसेस को बेटर कर ले। स्ट्रक्चरल इश्यूज है जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस है। आप समझेंगे जैसे जैसे हम इनको डिस्कस करेंगे, विल गेट अ बेटर आइडिया। अब प्रोसीजरल इशू में ये है कि जो शेड्यूल 1 में हमारे पास नोटिफिकेशन है उसमें ना कुछ छोटी इंडस्ट्रीज या लो कैपेसिटी इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड है, वो शेड्यूल 1 में नहीं मेंशन है या एग्जेम्प्टेड है। अब छोटी इंडस्ट्रीज भी तो पल्यूट कर सकती हैं, वो भी तो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, सो दैट इज the one issue that is important. उसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में there was a case Lafarge Ummium माइनिंग केस। उस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि हमारे देश में नेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल रेगुलेटर होना चाहिए एंड इट विल हेल्प ईज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी हमारे लेवल पर, हमारे देश में नेशनल लेवल पर एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल रेगुलेटर नहीं है। सो वो उस केस में भी डॉक्यूमेंट हुआ था और वो आज भी ट्रू है। और अगर वो रेगुलेटर होगा तो ये जो पीसमेल अप्रोच है ना, हम जो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट EIA करते हैं, हम शायद इससे बेटर कर पाएंगे। देन द प्रोसेस इज टू स्लो, देयर आर ह्यूज डिलेज। जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक है।
अब होता क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन ना एंड में होता है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, लोगों को जानकारी नहीं है, वो इतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते। सो या तो होता ही नहीं है या टुवर्ड्स द एंड होता है, लोकल पार्टिसिपेशन इज वेरी लिमिटेड। देन EIA में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इंफॉर्मेशन भी एडुकेटली अवेलेबल नहीं है, और कभी कभी क्या होता है कि जो EIA रिपोर्ट्स बनकर आती है ना, वो इनकम्प्लीट होती हैं, इनएक्यूरेट होती हैं, राइट, दे आर नॉट इन द लोकल लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर देयर। तो ये हमें बेटर करना है, राइट। सो द प्रोसीजरल इश्यूज आर, छोटी इंडस्ट्रीज के बारे में बात है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड है, टुवर्ड्स द एंड होता है, और जो रिपोर्ट्स हैं आइदर दे आर इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, और वी डोंट नो इफ दे आर ट्रू और नॉट। स्ट्रक्चरल इश्यूज की अगर हम बात करें तो एक जो स्ट्रक्चरल इशू है, जो बहुत बड़ा इशू है, कि कोई भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस डिनाई नहीं किया गया, रेयरली ऐसा हुआ है, तो ये तो पर्पस ही डिफीट कर देता है ना। अगर आपको क्लियरेंस देना ही है तो इतना तामझाम क्यों करना, ऐसे ही क्लियरेंस दे दो। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि लैक ऑफ एक्सपर्ट्स है, बट फिर भी जितने होने चाहिए उतने नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा स्ट्रक्चरल इशू है ना, वो ये है कि EIA को फंड कौन करता है? जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो प्रोजेक्ट लगाएगा वही EIA को फंड करता है। तो उस केस में क्या होगा, जो EAC है ना, जो पूरा अप्रेजल करेगी, दे माइट बी बाइस्ड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, है ना, क्योंकि फंड तो वही कर रहा है। तो इसको ना एक फॉर्मेलिटी की तरह ही देखा जाता है, राइट। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल इश्यूज। कौन से प्रोजेक्ट्स को डिनाई नहीं किया गया, EC फंड कौन करता है, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, एंड द लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। सो दिस इज रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ EIA। उसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट आता है जो अभी काफी ज्यादा जिसको इंपॉर्टेंस मिल रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट। अब स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट क्या है कि EIA को ना हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक मानते हैं, कि एक प्रोजेक्ट के लिए हम EIA कर रहे हैं। SEA हम एक प्लान, ठीक है, एक ब्रॉडर पॉलिसी के लिए अगर हम करें, दैट वुड बी SEA। सो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या फर्क है? जो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट असेसमेंट है ना, दैट इज पर्टेनिंग टू अ प्लान और अ पॉलिसी, राइट, ब्रॉडर प्लान, ब्रॉडर पॉलिसी, एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, वो प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं ना, whereas SEA would be done for a plan or a policy। SEA को ना प्रोएक्टिव माना जाता है, कि आप पहले ही कोई आप पॉलिसी बना रहे हो, आपने पहले ही SEA कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके तहत जो प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें EIA होगा। सो SEA इन नो वे रिप्लेसेस EIA। SEA एक एडिशनल स्टेप है जो प्रोएक्टिव है, जो पॉलिसी या प्लान के लेवल पर होगा, बड़े लेवल पर होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पर होगा। EIA इज मोर ऑफ रिएक्टिव, मोर ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो, राइट। सो दैट इज इन इट नो वेज EIA को रिप्लेस करता है SEA। SEA एडिशनल है, प्लान, पॉलिसी, सेक्टर के लेवल पर होगा, प्रोएक्टिव होगा। EIA प्रोसेस से इजी हो जाएगी। EIA इज मोर ऑफ रिएक्टिव एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ऑल्सो ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, वी ऑल्सो हैव अ माइक्रो टॉपिक्स का लिस्ट फॉर ऑल द सिलेबस के टॉपिक्स। अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यू विल गेट द लिंक। हर एक सिलेबस के टॉपिक का माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट इज गिवन बिलो, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 जो हमारे पास 6 है उसमें EIA नोटिफिकेशन आया था जो अभी तक चल रहा है। 2020 में भी ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था, बट इट वॉज नेवर अडॉप्टेड। रीजन पता क्या है? उसमें ना कुछ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पॉइंट्स थे। जैसे एक पॉइंट था पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस क्या है? अभी 2006 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर किसी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला तो वो शुरू नहीं हो सकता। 2020 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस में था कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो गया है विदाउट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस, that can still get the environmental clearance later on. That is post facto. Post facto क्या है? स्टार्ट होने के बाद, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी क्लियरेंस मिल सकता है। तो ऐसे तो ये ना कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसको क्लियरेंस नहीं मिला, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोजेक्ट, बाद में फिर वो अप्लाई कर देंगे,
है ना। तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक डील ब्रेकर था, जिसके कारण बहुत प्रोटेस्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट ने ना रोक भी लगा दी थी कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस तो हो ही नहीं सकता। खैर, ये वाले नोटिफिकेशन वाज आल्सो नेवर पुट इनटू फोर्स, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगाई हुई है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस तो हो ही नहीं सकता, इट डिफीट्स द होल पर्पस। उसके बाद 2020 के नोटिफिकेशन में ना जो पब्लिक हियरिंग का टाइम है वो भी 20 दिन कर दिया था, ताकि लोगों को ना कम टाइम मिले। वो भी एक बहुत ही जैसे आप कह लीजिए क्रिटिकल चीज है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ना पहले क्या होता था, जो कंप्लायंस रिपोर्ट है ना कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, उसको ना हर 6 महीने में कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है कि हाँ हम देखो कंप्लाई कर रहे हैं, हम जो आपने हमें बोला उसके हिसाब से हम अपना प्रोजेक्ट अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो वो 6 महीने में देना होता था। 2020 के नोटिफिकेशन में वो 1 साल कर दिया गया। और लास्टली जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स है ना, उनके लिए कुछ भी क्लियरेंस नहीं रिक्वायर्ड, उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ये बोल दिया गया जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स है। सो ऑल ऑफ दीज हैव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव थे कि डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर था, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह लो। स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके केस में तो हम करते हैं बिकॉज देयर आर कंसंट्रेशंस, तो वो सब था। और नेगेटिव तो हमें पता ही है कि एनवायरमेंट के लिए इट वाज वेरी डेट्रीमेंटल, दैट इज व्हाई इनको कभी भी ड्राफ्ट से प्रॉपर नोटिफिकेशन में नहीं आए, राइट। सो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का जैसे मैंने आपको बोला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है इसको। अब अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देयर आर क्लोज टू 183 कंट्रीज नाउ जिन्होंने EIA को लेजिस्लेशन के थ्रू या रेगुलेशंस के थ्रू अडॉप्ट किया हुआ है। देन इट इज ऑल्सो इन लाइन विद एजेंडा 21, ठीक है, अंडर रियो समिट। उसके लाइन में है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है 1972, उसके बाद इट वाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, राइट। और एक ना फिनलैंड में जगह है एस्पू, उसकी कन्वेंशन हुई थी 1991 में, वहां पर 1991 में एस्पू कन्वेंशन हुई थी फिनलैंड में। इट एक्चुअली मैंडेटेड क्रॉस बॉर्डर EIA कि अगर आपका प्रोजेक्ट 2 कंट्रीज में है तो क्रॉस बॉर्डर EIA भी होना चाहिए। सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972। फिर हमारे पास 1991 की एस्पू कन्वेंशन एंड एजेंडा 21 विच वाज अडॉप्टेड एट रियो समिट 1992। तो ये पूरा लाइन से है जो हमें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बताता है ऑफ द EIA, राइट। और रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडिया में परिवेश पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है जिसमें कि EIA क्लियरेंसेस के बारे में आपको पता चल सकता है। फिर CSE का ना एक हमारे पास एक ग्रीन क्लियरेंस वॉच है जो ना आम लोगों के लिए EIA क्लियरेंसेस को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। आपके और मेरे जैसे लोग जो इतने टेक्निकली साउंड नहीं है उनके लिए आसान कर दिया है EIA क्लियरेंस को समझना। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको पता ही है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था 2023, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग द EIA। अब मुझे इस सवाल का आंसर दो, दिस इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में EIA पे क्वेश्चन आया था। अब देखो EIA इनहेरेंटली मेंस का टॉपिक लगता है हमें। अगर हम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो GS3 में ये टॉपिक है और इसमें ना ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन भी आया है मेंस में, बट प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो डू आंसर दिस क्वेश्चन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एम टू हेल्प एस्टिमेट फ्यूचर नीड्स ऑफ द सोसाइटी, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कोप विद रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। इट इज एम्ड टू हेल्प इन व्हाट, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर हम मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें सो दीज आर द मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। तो अगेन लाइक आई सेड एवरी ऑल्टरनेट ईयर यू गेट अ क्वेश्चन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, बट उससे पहले अगर आप 2027 के लिए अपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम एंड टू एंड कवरेज करते हैं सिलेबस का विद करंट अफेयर्स, इन डेप्थ कवरेज अलॉन्ग विद क्विजेस, अलॉन्ग विद मेंटरशिप सपोर्ट एंड स्ट्रैटेजी सेशंस विद वैलिडिटी अंटिल द इंटरव्यू ऑफ 2027 अटेम्प्ट, ऑल प्राइस्ड एट 12,749. So make the most of it. Now if we conclude कि कैसे इवॉल्व हुआ था, तो 2023-24 में हम खत्म करते हैं क्योंकि डिजिटल एस्पेक्ट आ गया है ना, डिजिटल मॉनिटरिंग आ गई। बट इट ऑल स्टार्टेड विद प्लानिंग कमीशन इन 76-77, जब प्लानिंग कमीशन ने DST को बोला कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए इसको किया जाए। फिर 1994 में पहला EIA नोटिफिकेशन आया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। फिर 2006 में दूसरा आया जो अभी तक चलता आ रहा है।
2020 में ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इट वाजंट अडॉप्टेड बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद इट, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द EIA. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे चाहिए इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.